नमस्कार साथियों। आज हम भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी जनसंख्या एवं आर्थिक वृद्धि के मध्य क्या संबंध है, उसके बारे में आज विस्तृत रूप से अपन स्टडी करेंगे। तो साथियों, ये मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है, लेकिन इसमें राजस्थान की जनसंख्या के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने आरजी चांदा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब इकोनॉमिक्स में आपके 4-5 चैप्टर और रहे हैं बाकी। मैं जहाँ तक इसको 21-22 अगस्त तक कंप्लीट करवा दूंगा, उसके पश्चात में नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। भारत में जनसंख्या एवं आर्थिक वृद्धि के मध्य क्या संबंध है। देखिए, भारत दुनिया में अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। यानी इससे पहले कौन सा देश था? भारत से पहले सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश था चाइना, लेकिन अप्रैल 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अब इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2023 में भारत की कुल जनसंख्या 142 करोड़ और 47 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 142 करोड़ और 47 लाख जनसंख्या हो जाएगी, जो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तथा चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या लगभग 30 लाख ज़्यादा होगी। कब होगी? जुलाई 2023 में। अब आगे बात करते हैं, जनसंख्या एक तालिका के रूप में अध्ययन करते हैं। इसमें देखते हैं कि 1901 से लेकर 2011 के तक भारत की जनसंख्या 10 वर्ष के अंतराल में कितनी बढ़ी, कौन से वर्ष में इसमें कितनी वृद्धि हुई, आदि सब चीज़ों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, वर्ष 1901 के अंतर्गत भारत में कुल जनसंख्या 23.33 करोड़ थी। कितनी थी? 23.33 करोड़ जनसंख्या थी। अब जनसंख्या, आपको ध्यान होगा कि हर 10 वर्ष के पश्चात जनसंख्या की गणना की जाती है। उसका अध्ययन करेंगे कैसे की जाती है, इसकी नोडल एजेंसी कौन होती है, किस विभाग या मंत्रालय के अधीन ये आता है, ये सब चीज़ें अपन आगे देखेंगे। अब 1911 में जनसंख्या थी 25.20 करोड़, 1921 में थी 25.13 करोड़, 1931 में थी 27.89 करोड़। अब दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा कि 1901 में 25.20 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन 1921 में 25.13 कैसे हैं? यानी 1911 में 25.20 करोड़ थी, तो 1921 में जनसंख्या कम कैसे हुई? तो दोस्तों याद रखें कि उस समय पे महामारी आई थी। उस समय 1921 में जनसंख्या घट के माइनस में हो गई थी, यानी ऋणात्मक हो गई थी। उस वर्ष को अपन महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, यानी उस समय जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रूप से रही थी। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाए कि महान विभाजक वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है, तो 1921 को कहा जाता है। उस समय जनसंख्या ऋणात्मक हो गई थी। आगे बात करते हैं। 1931 में 27.89 करोड़ थी, 41 में 31.86 करोड़ थी, 1951 में 36.10 करोड़ थी, यानी स्वतंत्र भारत में 36.10 करोड़ थी, 1961 में 43.92 करोड़ थी। आगे बात करते हैं 1971 में, यानी 71 में 54.81 करोड़ थी, 81 में 68.33 करोड़ थी, 1991 में 84.63 करोड़ थी, 2001 में 102.86 करोड़ थी, तो 2011 में 121.08 करोड़ थी। दोस्तों, ये फिगर याद रखें, ये अब 2011 और 2001 का फिगर याद रखें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2001 में कितनी जनगणना थी, 2011 में कितनी थी, कितनी जनसंख्या थी, इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आप आगे पढ़ेंगे इस चीज़ों को। अब हम बेसिकली, यानी ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में है, पर राजस्थान की जनसंख्या का भी अपन को पता होना चाहिए कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, कौन से वर्ष में कितनी थी। देखो, ये 1901 में 1.029 करोड़ थी, 1911 में 1.098 करोड़ थी, 21 में ये घट के 1.029 करोड़ हो गई थी, यानी उस समय महान विभाजक वर्ष था। राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक रूप से हुई थी उस समय।
1931 में 1.175 करोड़ थी। 1941 में 1.386, 51 में 1.597, 61 में 2.016, 71 में 2.577 करोड़, 81 में 3.426 करोड़, 91 में 4.401 करोड़ और 2001 में 5,450,00,000 थी। सॉरी 5.650 करोड़ थी और 2011 में 6.85 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी। तो ये फिगर याद रखें आप, सामान्यतः एग्जाम में इन पे क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? 6.85 करोड़ थी और 2001 में 5.65 करोड़ थी। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं। यानी ये नोट है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। यानी 11 जुलाई 1987 कब? 11 जुलाई 1987 को हमने 5 बिलियन का आंकड़ा पार किया था उस समय। यानी 11 जुलाई 87 को 5 बिलियन का आंकड़ा जनसंख्या रूप में पार किया था। अतः 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब आयोजित किया जाता है, कब मनाते हैं, तो ये 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये तो अपने बेसिक बात कर ली। अब बात करते हैं जनगणना का इतिहास। यानी भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, किस गवर्नर के शासनकाल में हुई, उसमें आयुक्त कौन था, कितने वर्ष के अंतराल पर वो होती है, स्वतंत्र भारत में जनगणना कब से हुई है, अब तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी है, स्वतंत्र भारत की कितनी जनगणनाएं हुई है, इन सब चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। देखो, नहीं, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो उस समय या गवर्नर था। यानी जो फर्स्ट जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। याद रखेंगे, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लेकिन प्रथम व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। यानी प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन जो व्यवस्थित जनगणना करवाई गई थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में करवाई गई थी। उस समय जनगणना आयुक्त WC लोडन थे। कौन थे? WC लोडन थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई और प्रथम जनगणना कब हुई, तो याद रखें 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, तथा व्यवस्थित रूप से प्रथम जनगणना 1881 में हुई थी। तो आगे बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी। यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। भारत की अंतिम जनगणना आप सभी को विदित है कि 2011 में हुई थी, 21 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह जनगणना नहीं हो पाई। अब नोट क्या कह रहा है कि 2011 यह भारत की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। दोस्तों याद रखें, बहुत अच्छा टॉपिक है कि ये 2011 वाली जनगणना हुई थी, लास्ट वाली, जो तो भारत की 15वीं जनगणना थी, यानी जो कंटिन्यू से लेके अभी तक 2011 तक, तथा स्वतंत्र भारत की यानी 47 में देश आज़ाद हुआ था उसके पश्चात की जनगणना 7वें नंबर की है। यानी स्वतंत्र भारत की जो 7वीं है वो टोटल 15वीं जनगणना है 2011 वाली। इसका जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि 2011 की जनगणना का ध्येय वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब कोविड महामारी के कारण 2021 की जनगणना को रोका गया था। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, भारत एंड राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताएं। यानी अपन भारत की जनगणना तथा राजस्थान की जनगणना के बारे में जो सूचक है उनका अध्ययन करेंगे। देखो, सूचक है, वर्ष है, इकाई है, राजस्थान और भारत है। यानी यदि भौगोलिक क्षेत्रफल के रूप में देखें वर्ष 2011 की जनगणना के हिसाब से, यानी जो डाटा देख रहे हैं अपन 2011 के हिसाब से देख रहे हैं, तो 2011 के हिसाब से यदि क्षेत्रफल देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल तो था लाख वर्ग किमी में है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत का था 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या थी 2011 के हिसाब से एक इकाई करोड़ में 6.85 करोड़ तो थी राजस्थान की और 101.09 करोड़ थी भारत की। 10 की वृद्धि दर थी 2001 से 11, 10 की वृद्धि दर 10 साल में होगी तो स्वाभाविक है 2001 से 2011 के मध्य होगी। तो राजस्थान में 21.3% की 10 की वृद्धि हुई थी
और तथा भारत में 17.7% की 10 की वृद्धि हुई थी। जनसंख्या घनत्व देखें तो राजस्थान में 200 वर्ग किलोमीटर है तथा भारत में 382 है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.9% शहरी जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है और भारत में 31.1% शहरी जनसंख्या निवास करती है। तो 100 में से माइनस कर लेंगे, जो जितना शेष रहेगा वो ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगी। अब बात करते हैं एससी की जनसंख्या। राजस्थान में 17.8% है तथा भारत में 16.6% है। एसटी की जनसंख्या 13.5% है राजस्थान में और 8.6% संपूर्ण भारत में है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। सेक्स रेशियो या लिंगानुपात प्रति 1000 महिलाओं पे निकाला जाता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं तो राजस्थान में है तथा 943 महिलाएं भारत में है। यानी राजस्थान की अपेक्षा भारत की जो लिंगानुपात है वो ज़्यादा है। अब बाल लिंगानुपात की बात करते हैं। बाल लिंगानुपात हमेशा 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग के मध्य निकाला जाता है। इसमें प्रति 1000 बालिकाओं के मध्य निकाला जाता है, जिसमें से 1000 बालकों पर 888 बालिकाएं हैं राजस्थान में तथा भारत में 919 है। साक्षरता दर की बात करते हैं। अब साक्षरता दर है राजस्थान में 66.1% तथा सेंटर में है, यानी भारत में 73%। साक्षरता दर पुरुषों की बात करें तो राजस्थान में 79.2% है और भारत में 80.9% है। बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की साक्षरता दर राजस्थान में बहुत ही कम है, बहुत ही कम दर है। अन्य राज्यों की अपेक्षा तो 52.1% है तथा सेंटर में या भारत में 64.6% है। अब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की आयु है, यानी 2014 से 18 के मध्य की निकाली गई है ये। तो राजस्थान में 68.7 वर्ष आदमी औसत रूप से जीता है और भारत में 69.4 वर्ष औसत रूप से जीवन प्रत्याशा रहती है। अब बात करते हैं नोट के रूप में, ये इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसको थोड़ा माइंड आउट करें। जनगणना अधिनियम 1948 के अधीन प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। मैंने आपको बताया था कि जनगणना हमेशा 10 वर्ष के अंतराल के मध्य की जाती है। जनगणना संघ सूची का विषय है, यानी जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, यानी राज्य सरकारों का विषय नहीं होता है। राज्य सरकारें अपनी इच्छा के अनुसार जनगणना नहीं करवा सकती है। या दोस्तों याद रखें कि एग्जाम क्वेश्चन आए कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 69 में सूचीबद्ध है या लिस्टेड है। यानी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें अनुच्छेद संख्या 69 में संघ सूची की व्यवस्था कर रखी है। जनगणना विभाग के प्रमुख महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। जो जनगणना विभाग का प्रमुख होता है वो रजिस्ट्रार या जनगणना कमिश्नर होता है। जनगणना गृह विभाग के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है। एग्जाम में क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन दे रखे हैं तो जनगणना विभाग के अंतर्गत आती है या गृह विभाग के अंतर्गत। तो याद रखें कि जनगणना का कार्य हमेशा गृह मंत्रालय या गृह विभाग के अधीन संपादित किया जाता है। तो आगे बात करते हैं सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011। यानी पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। यानी जो अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार जातीय जनगणना 31 में हुई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली बार जातिगत गणना वर्ष 2011 में हुई थी। कब हुई थी? ये 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा में संखोला ग्राम से हुई थी। अब याद रखें कि पहली जातिगत जनगणना तो 1931 में हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, तथा स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 29 जून 2011 को त्रिपुरा से चालू हुई थी। अब आगे बात करते हैं 1900, ये नोट है याद रखें अच्छी तरह इसको। 1911 से 1921 के मध्य जनगणना वृद्धि भारत में ऋणात्मक रूप से रही थी। अभी पहले मैंने आपको बताया था कि 1921 में वृद्धि ऋणात्मक रूप से रही थी, उसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता था। इसलिए 1921 के वर्ष को महान विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। राजस्थान में भी 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या वृद्धि माइनस या ऋणात्मक रूप से रही थी। स्वाभाविक है कि इंडिया में रही है तो राजस्थान में रहेगी। अब आगे नोट में बात करते हैं कि सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना गृह मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अधीन भी होती है। यानी जो सामाजिक आर्थिक जाति की जनगणना होती है वो
मुख्य रूप से तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीण विकास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय होता है, उसके अधीन भी संचालित होती है। अब बात करते हैं कि अपना टॉपिक तो ये तो बात के लिए मोटी मोटी जनसंख्या के बारे में, लेकिन जो जनसंख्या के मध्य क्या संबंध रहता है, यानी जनसंख्या किसी देश में ज़्यादा रहती है तो क्या फ़ायदा होता है, कम रहती है तो क्या नुकसान होते हैं, या ज़्यादा होने से क्या नुकसान होते हैं, कम रहने से क्या फ़ायदा होता है, उन सिद्धांतों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, पहला तो है मोल्थस का सिद्धांत, यानी मोल्थस एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने इनका जन्म 1766 से लेके और 1835 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका कार्यकाल था ये। अब इन्होंने मोल्थस ने 7 जून 1798 को, यानी कब 7 जून 1798 को एन एजी ऑन पॉपुलेशन शीर्षक से एक निबंध प्रकाशित किया था, यानी एक किताब लिखी थी इन्होंने जून 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में। अब मोल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं या सिद्धांत या प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, देखो। जीवन स्तर और जनसंख्या में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है, यानी जो जीवन स्तर होता है अपना और जनसंख्या में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है। मनुष्य के जीवन निर्वाह के लिए भोजन आवश्यक है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। ये तो इन्होंने सिद्धांत दिए थे। अब आगे बात करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। ये किसने दिया था, किस अर्थशास्त्री ने दिया था, देखते हैं। प्रोफेसर एडविड कैनन द्वारा 1924 में, यानी प्रोफेसर एडविड कैनन द्वारा 1924 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इनका कहना है कि जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु वह है जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है, यानी जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु वह माना जाता है कि जहाँ पर सभी व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम होती है। पूर्व की अवस्था जनसंख्या अभाव या जनाभाव कहलाती है, यानी मान के चलो कि किसी देश की जनसंख्या 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ के अंतर्गत यदि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय मैक्सिमम होती है तो वो ही अनुकूलतम बिंदु माना जाता है। लेकिन उससे पहले की अवस्था है, जैसे 1 करोड़ से पहले की जनसंख्या 90 लाख है, तो वो स्थिति जनसंख्या अभाव या जनाभाव कहलाती है। तथा अनुकूलतम स्तर के बाद की अवस्था, यानी जो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या उदाहरण के तौर पर हो जाती है, तो वह स्थिति जनाधिक्य की स्थिति कहलाती है। ये उदाहरण के रूप में बताया आपको। अब आगे बात करते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है। देखिए, यह एक जनसंख्या सिद्धांत है जो जनसांख्यिकीय इतिहास के आंकड़ों और सांख्यिकी पर आधारित होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक WM थॉमसन है, यानी याद रखें कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है WM थॉमसन। कौन है? WM थॉमसन इनके प्रतिपादक है, जिन्होंने 1929 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1929 में सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब आगे है प्रोफेसर नोटेंस्टीन ने जनांकीय सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया, यानी जो प्रोफेसर थे उन्होंने इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया, यानी उस सिद्धांत के बाद में इसमें सुधार किया गया। जो सिद्धांत में कमियां थी उन्हें जनांकीय का जनक भी कहा जाता है, यानी जो ये प्रोफेसर है इसका जनक भी कहा जाता है। इसमें कुल 5 अवस्थाएं बताई गई है। कितनी बताई गई है? 5 अवस्थाएं इस प्रोफेसर द्वारा बताई गई है। तो ये आप ध्यान रखें, अच्छी तरह इसको देखें, याद रखना है कि प्रथम अवस्था है उसको तो पारंपरिक अवस्था कहा जाता है, यानी इसके अंतर्गत उच्च तो जन्म दर रहती है और उच्च मृत्यु दर होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जन्म होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मृत्यु होती है। अगली अवस्था है द्वितीय, यह अवस्था होती है, इसको कहते हैं संक्रमणकालीन अवस्था। इसमें उच्च जन्म दर होती है लेकिन मृत्यु गिरती हुई दर से होती है। क्या होती है कि उच्च रूप से जन्म होता है लेकिन जो मृत्यु होती है वह गिरती हुई दर से होती है। अगली अवस्था है तृतीय अवस्था, इसको स्थिर अवस्था कहते हैं, यानी गिरती हुई जन्म दर तथा गिरती हुई मृत्यु दर, यानी जो इसमें स्थिति फर्स्ट से विपरीत हो जाती है थोड़ी, गिरती हुई तो जन्म दर होती है और गिरती हुई मृत्यु दर रहती है। अगला है चतुर्थ अवस्था, इसके अंतर्गत जनसंख्या का धूमिल होना, यानी निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर होती है, यानी इसमें निम्न तो जन्म दर होती है और निम्न ही मृत्यु दर होती है। लास्ट है पंचम, यानी प्रत्युपगमन, यानी निम्न मृत्यु व जन्म दर की अपेक्षा निम्न जन्म दर होती है, यानी निम्न मृत्यु व जन्म दर की अपेक्षा निम्न जन्म दर रहती है। ये तो 5 सिद्धांत थे, इसको आप ध्यान रखें। प्रथम अवस्था क्या कहती है, द्वितीय क्या कहती है, लास्ट वाली क्या कहती है,
ये कौन सी अवस्था होती है? ये संक्रमणकालीन, ये स्थिर अवस्था, जनसंख्या का धूमिल होना, प्रतिगमन अवस्था। ये अवस्थाएं किस प्रोफेसर द्वारा दी गई है? प्रोफेसर नोटेनस्टीन द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। आगे बात करते हैं साथियों, अब ये नोट है, थोड़ा ध्यान रखें इसका। भारत में कार्यशील जनसंख्या, यानी जो भारत में जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी जो रोजगार में संलिप्त है, वो 15 से 59 वर्ष मानी गई है। यानी तो कार्यशील जनसंख्या का भाग 15 से 59 वर्ष के मध्य माना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मानक 15 से 64 वर्ष के मध्य होता है। राष्ट्रीय युवा नीति 2011 के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु समूह को युवा माना गया है। यानी जो 15 से लेकर 29 वर्ष तक के व्यक्ति हैं उनको युवा माना गया है। अब बात करते हैं भारत के संबंध में विशेष तथ्य। अब बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या के बारे में अपन विस्तृत पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, सबसे कम कहाँ है, घनत्व कहाँ है, साक्षरता दर कहाँ है, आदि सब चीज़ों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो यूपी है, जिसमें 19.98 करोड़ जनसंख्या है। अगला है महाराष्ट्र, जिसमें 11.24 करोड़ जनसंख्या है। अगला है बिहार, जिसमें 10.40 करोड़ जनसंख्या है। यानी ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। 3 जनसंख्या वाले राज्य, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। अब बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। ये तो ऊपर वाले तो हो गए राज्य। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो दिल्ली में 1.68 करोड़ जनसंख्या है और पांडिचेरी में 12.47 लाख जनसंख्या है। अब आगे बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। देखिए, सबसे अधिक घनत्व वाले राज्य, घनत्व उसे कहते हैं कि जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या की संख्या या जनसंख्या के रूप में लोग पाए जाते हैं, उन्हें जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो देखते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यानी 1 किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं, जबकि पश्चिमी बंगाल में 1022 करते हैं, केरला में 860 करते हैं, यूपी में 828 करते हैं। अब आगे बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम है, जिसमें मात्र 6.11 लाख जनसंख्या है, और मिजोरम में 10.97 लाख जनसंख्या है। अरुणाचल प्रदेश में 13.84 लाख जनसंख्या है। अगला है सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप में 64,473 जनसंख्या मात्र, जबकि दमन द्वीप में 2.43 लाख जनसंख्या है। यानी सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश ये हैं, लक्षद्वीप और दमन द्वीप। तो आगे बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। ऊपर तो पढ़ा था आपने सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, जिसमें बिहार था, पश्चिम बंगाल था। और अब बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। यानी अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग निवास करते हैं 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने करते हैं? 17। जबकि मिजोरम में 52 है, और सिक्किम में 86 है, और नागालैंड में 119 है, यानी 119 है। आगे बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। यानी दिल्ली में 1 किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 करते हैं, जबकि दिल्ली में 11,320। अब लगा लो कितना गुना ज़्यादा निवास करते हैं। अब आगे करते हैं चंडीगढ़ में 9,252 करते हैं, पांडिचेरी में 2547 लोग निवास करते हैं। अब सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करते हैं। यानी लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का निकाला जाता है। यानी जो केरला है, केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं केरला में है, जबकि तमिलनाडु में 996 है, 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है। यानी इन राज्यों में लिंगानुपात औसत स्तर से या तो अधिक है या लगभग बराबर है। अब आगे बात करते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात वाली केंद्र शासित प्रदेशों की। ऊपर तो बात की राज्यों की, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। पांडिचेरी में है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1037। कितनी है? 1037। औसत से अधिक, जो मानक से अधिक महिलाएं यहाँ पर पांडिचेरी में पाई जाती है। लक्षद्वीप में 946 है, अंडमान एवं निकोबार में 876 है, जबकि दिल्ली में 868 है। तो आगे बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। यानी जो
साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा केरला में 94%, यानी जो केरल राज्य है उसमें महिलाओं की संख्या भी सर्वाधिक है तथा साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। 94% वहाँ पर पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। जबकि मिजोरम में 91.3% है, गोवा में 83.7% है। तो आगे बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों की, तो बिहार में 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश में 65.47 है, जबकि राजस्थान में याद रखें दोस्तों, राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 66.1% लोग साक्षर है। कितने हैं? 66.1% लोग साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करते हैं आगे सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों की। लक्षद्वीप में 91.8% है, दमनदीव में 87.17% है, अंडमान एवं निकोबार में 86.2% साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेशों की, तो दादरा नगर हवेली में 76.27, पांडिचेरी में 85.8%, चंडीगढ़ में 86.05%। अब बात करते हैं भारत में विभिन्न धर्मों की जनसंख्या 2011 के अनुसार, यानी जो सबसे ज़्यादा धर्म पाया जाता है राजस्थान या भारत में हिंदू धर्म पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हिंदू धर्म की है, उसके पश्चात में मुस्लिम की है, फिर सिख की है, फिर ईसाई की है, फिर बौद्ध, जैन, अन्य और उन धर्मों का अभी तक पता नहीं चला है अनुत्तरित में। अब देखते हैं, आप लोग देखिए ये मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे से फिर PDF ले लेना और आप PDF से अच्छी तरह पढ़ना। अब मैं इनका आपको हर पॉइंट का नहीं बता पाऊंगा कि हिंदू में इतनी परसेंटेज है, इतने टाइम लगेगा, तो आप PDF ले लेना, उससे पढ़ लेना मेरे से लेके। अब राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की 2011 जनगणना के प्रमुख तथ्य क्या हैं। देखते हैं मोटा मोटे रूप से, आप PDF से पढ़ना इन चीज़ों को। कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें से 75.1 तो ग्रामीण है और अर्बन 24.1 है, जिसमें जो पुरुष है 74.9 है ग्रामीण और 26 अर्बन है, 26.1 अर्बन है, और जो महिलाएं हैं वो 75.3% तो ग्रामीण है, जबकि 24.7% शहरी है। यह PDF से पढ़ना चाहिए इसको। अब बात करते हैं आगे लिंगानुपात की। देखिए लिंगानुपात मैंने अभी पहले बताया था आपको, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से निकाला जाता है। तो राजस्थान में कुल लिंगानुपात 928 है। कितना है? 928। एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है कि राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, 928 है राजस्थान में, अपने भारत के औसत से थोड़ा कम है, 928 है। अब देखते हैं इसमें दो चीज़ें, ग्रामीण लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर, वो तो 933 है, जबकि शहरों में 914 है, यानी ग्रामीण लिंगानुपात की अपेक्षा शहरी लिंगानुपात कम है। अब आगे बात करेंगे राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। देखिए अधिकतम जिलों की बात करें तो डूंगरपुर में 994 है, राजसमंद में 990 है, पाली में 987 है, यह लिंगानुपात है। जबकि न्यूनतम धौलपुर में 846 है मात्र, जैसलमेर में 852 है, करौली में 861 लिंगानुपात है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बताइए, सर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, ये आप ध्यान रखें। तो आगे बात करते हैं साथियों राजस्थान में साक्षरता दर की। देखिए राजस्थान में कुल साक्षरता दर तो 66.1% है। कितनी है? 66.1%, जिसमें से रूरल यानी ग्रामीण में 61.4% है और जो अर्बन है उसमें 79.7% है। इसमें पुरुष साक्षर है 79.1% और महिलाएं हैं 52.1%। याद रखें दोस्तों ये डाटा थोड़ा कि कुल साक्षरता दर तो राजस्थान की 66.1 है और जिसमें पुरुष साक्षर है 79.1 और महिलाएं हैं 52.1, यानी महिलाओं का स्तर बहुत ही कम है। इसमें ग्रामीण है 61.4, 76.2, 46.8, शहरी है 19.7, 27.7 और 70.7। आप वीडियो में देखना उनको। अब आगे बात करेंगे राजस्थान में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। देखिए अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं। पहले बात करते हैं अधिकतम की। बाड़मेर में सर्वाधिक 2001 से लेकर 11 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि हुई जनसंख्या की। बाड़मेर में कितनी % वृद्धि हुई? ये 32.5% वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये एग्जाम में चांसेस है इनका आने का कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला जिला है। कितना हुआ है, कितनी % वृद्धि हुई है? इसमें 32.5% हुई है, जबकि जैसलमेर में 31.80% हुई है, जोधपुर में 27.7% हुई है। जबकि न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं श्री गंगानगर में मात्र 10% की वृद्धि हुई है और झुंझुनू में 11.7% की वृद्धि हुई है, जबकि पाली में 11.9% की वृद्धि हुई है।
अब बात करें नोट के रूप में कि 2001 से लेकर 11 के मध्य जनसंख्या वृद्धि दर 21.30% रही, यानी राजस्थान में 2001 से लेकर 11 के मध्य जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी ओवरऑल वो 21.3% हुई थी, यानी 21.30% की जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। 21.3 याद रखें कि एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि कितनी 10 की वृद्धि दर रही है तो 21.3%। वो 1971 से लेकर 81 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही, यानी 1971 से लेकर 81 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही। कितनी रही अब तक? 32.97% की वृद्धि दर रही। याद रखें एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि दर कितनी रही, तो 32.97 रही अब तक। कौन से वर्ष में रही, तो 1971 से लेकर 81 के वर्ष में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। ये आपको याद रखना है। ये तो अपने जनसंख्या के बारे में, डाटा के बारे में अध्ययन कर लिया, आंकड़ों के बारे में। अब बात करते हैं कि जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि के बेसिक कारण क्या है, यानी क्या खोज है, किस कारण से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। देखिए, पहला तो है जलवायु और भौतिक परिस्थितियाँ, यानी भारत की जलवायु थोड़ी अन्य देशों की अपेक्षा थोड़ी गर्म है। ये भी ये कारण होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। गरीबी एवं बेरोजगारी है, आर्थिक कारण है, शिक्षा का अभाव है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है, तो इससे जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी मात्रा में बढ़ती है। सामाजिक और धार्मिक कारण, कई समाजों में और धर्म में जनसंख्या वृद्धि को महत्व दिया जाता है, ये भी कारण रहते हैं। शादी की अनिवार्यता होती है, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा है, लालसा रहती है। परिवार नियोजन का अभाव, यानी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता है, इससे जनसंख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ती है। और जो शेल्टर होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उनका भी आगमन भारत में काफ़ी मात्रा में पड़ोसी देशों से हुआ है, इससे भारत की जनसंख्या काफ़ी बढ़ी है। अब आगे बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि में कमी हेतु क्या प्रयास होने चाहिए, या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार द्वारा। देखिए, ऊपर वाला कारण तो था कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उनमें कमी लाने के क्या उपाय होने चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए, या क्या उपाय सरकार द्वारा पहले किए गए हैं। देखिए, यानी सर्वप्रथम शारदा एक्ट 1929 में बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम लाया गया था। यह एक्ट 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था, यानी जो ये अधिनियम पारित हुआ था शारदा एक्ट, वो 28 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। इसके बाद में 1978 में संशोधन द्वारा इसे लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। अब आगे बात करते हैं जनसंख्या स्थिरता कोष की। देखिए, जनसंख्या स्थिरता कोष इसलिए बनाया गया था कि भारत में जनसंख्या दिनों दिन काफ़ी मात्रा में बढ़ रही थी, आर्थिक संसाधनों की कमी भारत में थी, गरीबी बढ़ रही थी। इस कारण से जनसंख्या को नियंत्रण में लाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए सरकार द्वारा जनसंख्या स्थिरता कोष बनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अधीन गठित राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष अप्रैल 2002 में परिवार कल्याण मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया गया तथा जून 2023 में इसे जनसंख्या स्थिरता कोष से पहचान हुई। अगला है, जून 2005 में इसे पुनर्गठित किया गया तथा स्वास्थ्य मंत्री को अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सचिव को प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाया गया। अब आगे बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के क्या कार्य हैं, क्या होता देखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मई 2000 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे अपने अटल बिहारी वाजपेयी। इस आयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में केंद्र व राज्य के अभिकरणों द्वारा नागरिक संस्थाओं व निजी क्षेत्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण करना था। तो आगे बात करें लास्ट। अब आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या कहते हैं, इसको जो ऑब्जेक्टिव थे मेजर क्या कहते हैं देखिए। नीति में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन के लिए पुनरीक्षा, निगरानी और डायरेक्शन देना, स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरणीय एवं विकासपरक कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं ऊर्जा प्रोत्साहित करना ताकि यथाशीघ्र जनसंख्या स्थिरीकरण किया जा सके, यानी जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे थे। राष्ट्र में इस राष्ट्रीय प्रयास के समर्थन के लिए एक शक्तिशाली जन कार्यक्रम तैयार करना था, इस आयोग का उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जनसंख्या के बारे में अपने जो एग्जाम के दृष्टिकोण से डाटा आएंगे,
क्या जनसंख्या कैसे स्टार्ट हुई, कितने साल में होती है, सर्वप्रथम भारत में कब हुई, स्वतंत्र रूप से भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है, अब तक कुल जनगणना कितनी हो चुकी है, 2021 में जनगणना क्यों नहीं हो पाई, भारत की जनगणना जुलाई 23 के अनुसार कितनी हो गई है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। इन चीज़ों और जनसंख्या के मौलिक सिद्धांत थे, प्रोफेसर के सिद्धांत थे, जो उनकी अवस्थाएं थी, उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये डाटा काफ़ी रहेगा। आप किसी भी साथी को नोट्स चाहिए तो मेरे से आप संपर्क कर लेना। मेरे नंबर मैंने थंबनेल में दे रखे हैं, वहाँ से नंबर में मुझे मैसेज करना, मैं आपको PDF नॉमिनल चार्ज पर प्रोवाइड करवा दूँगा। और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों लास्ट में यही है कि आपने अभी तक मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया RJ चांद अकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं कंटिन्यू आपकी क्लासेस रेगुलरली रख रहा हूँ। और आपका जो इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी है वो 21-22 अगस्त तक मैं कंप्लीट करवा दूँगा। उससे आगे अगला सब्जेक्ट लेंगे। और जहाँ तक आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का अभी तक मेरे हिसाब से 17 सितंबर को तो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा, उससे आगे ही होगा। तो एग्ज़ाम से पहले मैं एग्ज़ाम से लास्ट में आपका कोर्स जहाँ तक लास्ट सितंबर से पहले मैं कंप्लीट करवा दूँगा सेकंड पेपर आपका। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।